गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोगों ने स्प्रिंग के ऑलमोस्ट सारे केसेस कर लिए, राइट। कल एंड में आपको एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन जिसमें एक स्प्रिंग है लेकिन दो मासेस अटैच्ड है, वो भी हो गया। रिड्यूस मास बताया आपको, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन mn प्लस m2, उसको यूज कर दो, वहां से आपका टाइम पीरियड सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए आज करते हैं सिंपल पेंडुलम। जो आप ये मान के चले कि एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में 100% है, लेकिन सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या कंसिस्ट करता है? देखिए, सस्पेंशन पॉइंट से जो थ्रेड आपने शो किया, दिस थ्रेड इज मासलेस एज वेल एज इनएक्सटेंसिबल। ये खींचेगा भी नहीं और मासलेस भी है। और जो आपने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट शो किया, इसका साइज थ्रेड की लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। दैट मींस दिस शुड बिहेव एज अ पॉइंट मास। गॉट दैट? उसे आप बहुत हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं। आइडियली यहाँ पे को तो बस इतना सा डिस्प्लेस करना था, बट अगर मैं इतना छोटा डायग्राम बनाऊंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। सो आई विल ड्रॉ इट अ लिटिल लॉन्गर, बट टू अंडरस्टैंड, अगर ऊपर रूफ से यहाँ तक एक पेंडुलम हैंग कर रहा है तो वी जस्ट हैव टू डिस्प्लेस इट दिस मच। इतना डिस्प्लेस करना होता है बस, देन इट शोज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस। क्लियर? लिखें, simple pendulum consists of a point mass attached to massless and inextensible wire or thread. massless and inextensible wire or thread. ठीक है, स्टार मार्क करके लिख दीजिए। Between point of suspension and center of mass, लिखो rather, center of mass of suspended object and center of mass of suspended object, राइट। जिस ऑब्जेक्ट को आपने हैंग किया इसके साथ, उसके सेंटर ऑफ मास तक आपको जाना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम वैसे ही एक लोटा लें पानी का और उसे छत से हैंग कर दें थ्रेड की हेल्प से, तो सेंटर ऑफ मास कहां तक कंसीडर करना पड़ेगा? उस वेसल के सेंटर ऑफ मास तक। तो अगर वो सिमेट्रिक है, फुटबॉल शेप है, तो एक्जेक्टली सेंटर तक कर सकते हो। बट जो आपने घर में देखा होगा, लोटा जो होता है ऊपर जाके हल्का सा नैरो हो जाता है, या बॉटम पे भी हल्का सा नैरो होता है, तो जिस तरफ नैरो ज्यादा है उससे ऑपोजिट साइड पे सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगी। ये तो आप समझ सकते हैं कि अगर सिमेट्रिक शेप है तो सेंटर ऑफ मास एक्जेक्टली सेंटर पे आएगा। कहीं पे नैरो हो गया तो वहां पे मास कम होगा, इसलिए वो ऑपोजिट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? तो क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके जहां पर सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास आएगा, वहां तक आप इसे कंसीडर करेंगे। इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जो थ्रेड आपने यूज किया, जो वायर यूज करिए, इट इज कंसीडर्ड मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। उसकी वजह से कोई इलास्टिसिटी फैक्टर हमें कंसीडर नहीं करना। गॉट इट? अब लिखिए जरा, following two forces act on the mass suspended. Following two forces act on the mass suspended. कौन कौन से दो फोर्सेस? mg एंड टेंशन। बिल्कुल सही लिखे। नंबर 1, force of gravitation mg, force of gravitation mg, second tension T। ठीक है, अब लिखिए
let the thread be provided an angular displacement theta. Thread be provided angular displacement theta such that mass displaces through x. Such that mass displaces through x. यहां स्टार मार्क करके लिख दें. Theta is very small. Theta is very small. ये ना बहुत हल्का सा इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है. तो इमेजिन कर सकते हैं यहां से सपोज इधर तक आ गए. The forces are mg vertically downwards and tension toward the point of suspension. और ये एंगल हम थीटा शो कर रहे हैं और ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है ऑलमोस्ट इसे स्ट्रेट लाइन कंसीडर करना है. रीजन मैंने आपको समझाया. अभी आपको शो करने के लिए मुझे डायग्राम में थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा ऊपर तक दिखाना पड़ रहा है, बट अदरवाइज ये जरा सा डिस्प्लेस करना होगा. हाँ, थीटा छोटा होना क्यों जरूरी है? आपको इसी डेरिवेशन में क्लियर हो जाएगा. आई टेल वेयर रिक्वायर्ड, राइट? डोंट वरी. सो आप सभी समझे थीटा इज वेरी स्मॉल. आइडियली ये जो थीटा है ये लगभग यहीं तक शो करना है आइडियली, बट उसमें फिर डायग्राम नहीं कवर अप होगा प्रॉपर्ली, आपको दिखाई नहीं देगा. सो बनाए जरा, इसे x लिख दें. लेंथ l है, पेंडुलम की लेंथ l है, एंगल थीटा है और ये डिस्प्लेसमेंट x है. सो कैन आई से l into theta is equal to x? L into theta is equal to x. ये आप यूज कर सकते हैं. चलिए अब देखें हम फोर्सेस को कहां रिजॉल्व करते हैं. इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू इट. यहां पे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कहां बनेगी? सेंटर की तरफ. सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. सो t तो ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में है व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. तो हम mg को रिजॉल्व करेंगे. दिस एंगल इज थीटा, दिस आल्सो बिकम्स थीटा. mg cos थीटा और इधर आ जाएगा mg sin थीटा. So this becomes mg sin theta. लिखिए जरा. The component that goes tangential is mg sin theta. And ideally it is directed towards this position, जो mean position, जहां पर ये इक्विलिब्रियम है. ड्रॉन लिखिए हम जरा. लिखिए शाबाश. लिखिए component of weight is directed towards mean position. Component of weight is directed towards mean position, which acts as restoring force. Acts as restoring force. Component of weight acts towards mean position, which acts as restoring force, given by F is equal to minus mg sin theta. ठीक है, तो आपने जो पूछ रहे थे यहाँ पे क्लियर हो गया. F is equal to minus mg sin theta. क्या आप सबको क्लियर है? देखो ध्यान से, t तो इधर एक्ट कर रहा है, वो तो कभी वापस लाने की कोशिश नहीं कर रहा. वापस लाने की कोशिश कौन कर रहा है? mg के दो कंपोनेंट्स बने, mg cos mg sin. mg sin इसे वापस लाना चाहता है. So and we can see it is directly opposite to the displacement. आपने डिस्प्लेस किया था राइट में और फोर्स कहां ला रही है? वापस लेफ्ट में. So I said it is acting as restoring force. So F becomes minus mg sin theta. तो क्या आप ये बात जानते हैं जब थीटा स्मॉल होता है तो sin थीटा को थीटा लिख सकते हैं? जिसको नहीं पता वो सुने समझे. sin थीटा का अपना एक्सपेंशन होता है, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय ऐसे करके पूरा एक्सपेंशन होता है. हमें उसकी जरूरत नहीं है. हम सिंपली अंडरस्टैंड करते हैं व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल. जैसे sin 0 कितना होता है? 0. जितना एंगल था उतना ही आ गया ना. और cos 0 कितना होता है? 1. यानी sin of very small angle is equal to angle itself and cos of very small angle is equal to 1. ये आपको पता होना चाहिए. So we have considered theta to be very small. So sin theta can be written as theta. लिख दें as theta is very small, sin theta is approximately theta.
मतलब मुझे यहाँ पूरा एक्सपेंशन लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, सिंपल तरीके से काम चलेगा। तो अब जो आपने पूछा था, अगर हम थीटा को स्मॉल ना कंसीडर करें तो इसमें थीटा क्यूब, थीटा पावर 5 वो सब टर्म्स आते हैं। तो इन दैट केस आपको ये एसएचएम नहीं मिल पाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स जरूर होगी, बट इट वोंट कम आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, जैसा अभी आना। तो उसमें सिर्फ ऑसिलेशन लिख पाएंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन नहीं। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा लिख दिया। तो अब देखिए फोर्स क्या आ गई, F इज इक्वल टू माइनस mg थीटा लिखते जाएंगे। F becomes minus mg into theta, but theta किसके इक्वल है, x by l। ठीक है, इसे आप चाहो तो 1 लिख के रख लो, l थीटा को अपने x लिखा था ना, इसे 1 लिखो। From equation 1 theta is equal to l by x, तो फोर्स बन गई माइनस mg x by l। ओपन किया, तो पहले यहां तक का पार्ट एक बार ध्यान से सुन लीजिए। I told you very clearly, if you show कि कोई चीज SHM execute करे तो आपको क्या शो करना है, F is equal to minus something into x, that shows that force is directly proportional to displacement and is directed opposite to it। that is what we have done। F is equal to minus mg by l into x, लिख दें। Here force is directly proportional to displacement, here force is directly proportional to displacement and directed opposite to it, and directed opposite to it, hence SHM takes place, hence SHM takes place। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था डायरेक्टली x इक्वल टू माइनस kx से भी कंपेयर करके लिख सकते हैं, या फिर पूरा f को m लिखेंगे a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x से कंपेयर। तो मैं कंप्लीट a वाली फॉर्म में लेके जा रहा हूं, बट आपको बता रहा हूं कि डायरेक्टली यहां से भी लिखा जा सकता है कि कितना आ गया mg by l, उसे मैं t इक्वल टू 2.2 m/k में पुट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम। लिखें नाउ ma इज इक्वल टू माइनस mg x by l, x को सेपरेट कर दो, m gets cancelled, so a becomes equal to minus of g by l into x, comparing with a is equal to minus omega square x। ये सीक्वेंस अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि f आएगा फिर हम m करेंगे फिर a आ जाएगा, कंपेयर करेंगे ओमेगा स्क्वायर x से। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g by l, omega is equal to under root of g by l, and we know that time period is 2 pi by omega, so it becomes 2 pi under root of l by g। तो सोचो जो आपका फर्स्ट चैप्टर था यूनिट्स एंड मेजरमेंट एरर वाला पार्ट, वहां आपने यूज किया था 2 pi under l by g। सो दिस इज द डेरिवेशन जो आपके स्कूल एग्जाम में 100% 3 मार्क्स में आने वाले। तो आप पहले बताते हैं सिंपल पेंडुलम में इनएक्सेसिबल मास का स्केड यूज किया और उसके लिए पॉइंट मास यूज किया, यानी सारा मास इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट है। जबकि जो नॉर्मल फिजिकल केसेस होंगे उसके अंदर आप कोई ना कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर करोगे जिसका साइज होगा, साइज होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास फिक्स करते हैं। तो लेंथ कहां तक चूज करनी पड़ती है। अब जिन बच्चों ने स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए हैं, आप में से किसी ने सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया है? जिसने भी किया है तो मैं बताता हूँ, स्कूल वाले बुलाना शुरू करें और एक्सपेरिमेंट्स करवा रहे हैं तो मैं बता देता हूँ आपको। आप पहले थ्रेड की लेंथ लेंगे कितनी है, उसके बाद उसके नीचे जो बॉब हैंग करते हैं आप लोग, ब्रास का बॉब होता है, तो उस बॉब का डायमीटर फाइंड करते हैं वर्नियर कैलिपर से, फिर उसका हाफ करते हैं, वो रेडियस बनती है, उस रेडियस को थ्रेड की लेंथ में ऐड करते हैं, तब जाके आपको टोटल लेंथ मिलती है। तो बाई चांस आप में से किसी को करना पड़ेगा, मैंने बता दिया क्या करना होगा, और फिर आप उसकी डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे, आपने सेंटर से हल्का सा डिस्प्लेस करके और उससे छोड़ना है, बहुत ज्यादा डिस्प्लेस नहीं करना है, हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ना है। अब स्टॉपवॉच जो आपने स्टार्ट करनी है, आपके दो ऑप्शन है, आप या तो बिल्कुल एंड पे नजर जमा लो या फिर बिल्कुल मिडिल में। बेस्ट है कि आप एंड पे चले जाओ, जैसे ही घूमने लगा कोई बात नहीं, शुरू से नहीं देख पाए तो कोई इशू नहीं है, आपने वॉच तब ऑन करनी है जब एग्जैक्टली यहां से देख लो। अब चलो 1 2 3 50 ऑसिलेशंस 10 ऑसिलेशंस का टाइम आपने मेजर कर लिया, उससे फिर फर्दर गॉट इट। चलिए अब देखो ध्यान से, क्या था, दो फोर्सेस थी, mg एंड टेंशन। mg का कंपोनेंट mg cos mg sin, राइट,
mg cos, क्या मैं कह सकता हूँ mg cos ने टेंशन को बैलेंस किया या टेंशन ने mg cos को बैलेंस किया? हाँ, मुझे इसको वर्टिकली रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फोर्सेस को कहां पर रिजॉल्व करते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू ये मैंने आपको फोर्सेस में समझाया था। तो मानो एक रिवीजन हो रही है, जब भी आप क्वेश्चंस करोगे लॉस ऑफ मोशन में, तो आप फोर्स को कहां रिजॉल्व करोगे? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू इट। और जब भी सर्कुलर मोशन होता है उसमें तो हमेशा सेंटर की तरफ करना पड़ता है, तो सेंटर की तरफ और उसके परपेंडिकुलर। अच्छा, एक बात सोच के बताइए, अगर मैंने पेंडुलम को थीटा डिस्प्लेस करके छोड़ा है, तो इस समय इसकी स्पीड कितनी है जब छोड़ रहा हूं, रिलीज कर रहा हूं? किसी भी चीज को आपने ऐसे उठा के और रिलीज किया तो यहाँ पे स्पीड कितनी है? 0 है ना। कोई मैक्सिमम बोल रहा था तो वो ध्यान दे भाई प्लीज, आप मतलब इन चीजों में तो आंसर दिया करो। अगर किसी चीज को यहाँ उठा के छोड़ रहा हूं तो मैं फेंक नहीं रहा हूं उसको, मैं उसको छोड़ रहा हूं, तो उसकी स्पीड कितनी है? 0। यहाँ पे स्पीड 0 हो गई। स्पीड 0 तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी याद है किसी को? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बोल बोल, ठीक बोल रहे हैं मैं। एम वी स्क्वायर अपॉन आर, शाबाश, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। आया ध्यान? सर्कुलर मोशन वैसे भी टेस्ट में आने वाला है, प्रोजेक्टाइल की और सर्कुलर मोशन की तैयारी शुरू कर दी आपने? हाँ, मुझे आपके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है इधर वाली। तो समझे फिर से, आपके फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, सिलेबस आगे चलता रहेगा, साथ साथ रिवीजन चलेगी एक एक दो टॉपिक्स की, राइट? तो पढ़ना शुरू कर दें। देखिए फिर ध्यान से, अगर हमने इसे यहां तक उठा के छोड़ा तो इस समय स्पीड हो गई 0। स्पीड 0 है तो v स्क्वायर अपॉन आर या एम वी स्क्वायर अपॉन आर भी 0 हो गया, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होनी चाहिए? 0। इसमें सेंट्रीपिटल का रोल कौन प्ले कर रहा है? सेंट्रीपिटल का, सेंट्रीपिटल होता है सेंटर की तरफ ना कि सेंटर से अवे। सिर्फ टेंशन या टी माइनस एम जी कॉस थीटा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा। मैंने कहा बच्चों क्वेश्चन लिखो, आप मेरे मुंह की तरफ देखने लगे। मैं पास आया, मैंने पेन पकड़ा है, बच्चों क्वेश्चन लिखो, आप फिर मेरे मुंह की तरफ देखने लगे। फिर मैंने पेन की कैप ओपन करके आपको पेन दिया कि बच्चों अब लिखो, फिर देखने लगे, तो मुझे हाथ पकड़ के लिखना पड़ा। सो डोंट डू दैट। आप सबको पता है सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, और आपको ये भी पता है कि F इज इक्वल टू ma का मतलब क्या होता है। F इज इक्वल टू ma के अंदर F क्या होती है? नेट फोर्स। देयर आर टू फोर्सेस डेफिनेटली दैट यू कैन सी, आपको जो दिखाई दे रही है T और mg cos थीटा। याद करो आप क्या निकालते थे? नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होती है? जितनी सेंटर की तरफ है माइनस दो से अवे की तरफ। तो फिर से एक बार फ्रेश देखो, T माइनस mg cos थीटा इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, बट यहाँ पे तो स्पीड 0 है, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड कितनी है? 0, mv स्क्वायर अपॉन r। 0 रिक्वायर्ड है तो T इज एक्जैक्टली इक्वल टू mg cos थीटा, ये आपको पता होना चाहिए, राइट? फिर mg sin थीटा से वापस लेके आता है, हमने लिखा रिस्टोरिंग फोर्स ये बन गई। अब थीटा इज वेरी स्मॉल, तो sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू x बाय l वो पुट किया, तो आप देख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड ऑपोजिट, सो इट इज एसएच। ma के साथ इक्वेट किया, a is equal to minus g by l into x आ गया, ओमेगा स्क्वायर g by l ओमेगा रूट g by l is equal to 2 by l by that's it। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या समझने के लिए कहता है आपको, टाइम पीरियड लेंथ और g के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं सिंपल पेंडुलम कंसीडर करता हूँ, अब स्प्रिंग का केस नहीं है ना, सिंपल पेंडुलम का केस कंसीडर करता हूँ, तो टाइम पीरियड को दो चीजें जो डिफाइन करनी है वो कौन सी है? लेंथ एंड इफेक्टिव ग्रेविटी। लेंथ एंड इफेक्टिव ग्रेविटी। डिस्प्लेसमेंट अब भी नहीं कर, आपने कितना डिस्प्लेस करके छोड़ा है वो अब भी नहीं करिए, शर्त सिर्फ एक है कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, मतलब मेन पोजीशन से बहुत ही जरा सा किया, थोड़ा सा उससे ज्यादा किया, उससे टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखो थ्रेड की इलास्टिसिटी तो हमने पहले खत्म कर दी, हमने इनइलास्टिक कंसीडर किया, कोई एक्सटेंशन नहीं चाहिए। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। स्टार मार्क करके लिखो, स्टार मार्क करके लिखें, it is clear that time period of simple pendulum, it is clear that time period of simple pendulum depends upon number one length and number two acceleration due to gravity। आप याद हो जाना चाहिए, जितना लंबा पेंडुलम होगा उतना टाइम पीरियड ज्यादा होगा। बोलो यार जरा साथ साथ, लेंथ न्यूमरेटर में है ना,
जितना जितना लॉन्ग आप पेंडुलम कंसिडर करेंगे उसका टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो मतलब वो स्लो चलेगा या फास्ट चलेगा? टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो स्लो चलेगा, मतलब ज्यादा टाइम लेगा इसे कवर करने। पेंडुलम को जितना छोटा करते जाओगे लेंथ कम हो जाएगी, टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा, फटाफट ऑसिलेट करना शुरू करेगा। क्लियर हुआ ठीक से? चलिए अब यहाँ पे इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड पेंडुलम की। लिखें, ये एग्जाम में 1 मार्क में आ जाता है यूजुअली। व्हाट इज अ सेकंड पेंडुलम? लिखे लिखे शाबाश। व्हाट इज अ सेकंड पेंडुलम? सेकंड पेंडुलम तो वो पेंडुलम जो जिसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 सेकंड है, जो हर सेकंड में अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करता है। जैसे अभी यहां से गया तो जाना आना, आधा सेकंड जाना आधा सेकंड आना, हर 1 सेकंड में वो आवाज करेगा टन, और फिर इधर जाएगा फिर वापस आएगा। आगे बात समझ में आपको? सो एक ऐसा पेंडुलम जो जिसका टाइम पीरियड कितने सेकंड है, which passes through the mean position after every 1 second is called a second pendulum. Kindly write down. लिखिए, a simple pendulum having time period of 2 seconds. Simple pendulum having time period of 2 seconds such that it beats, B-E-A-T-S, it beats every second. It beats every second. Beats every second का मतलब क्या है? Passes through mean position every second. लिखिए, that is passes through mean position. That is passes through mean position every second. अच्छे समझ में आ गए? तो आपको क्या करना है, इसकी लेंथ निकाल कर बतानी है। देखिए जरा, let us calculate length of a second pendulum. Length of a second pendulum. ठीक है, हमें पता है टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड। स्क्वायर कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, करते जाओ मेरे साथ साथ। 2 is equal to 2 by under root of L by G. So 2 से 2 हो गया कैंसिल। Squaring both sides, 1 is equal to pi square L by G. So L is equal to G by pi square. ठीक है ना? अब G की वैल्यू तो आपको पता है 9.8 यूज कर लोगे। pi स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली? 10, approximately 10, but it is exactly 9.99 करके होगी, right? So this factor is approximately 1 meter. G की वैल्यू भी 9.8 है, pi स्क्वायर भी 9.9 के आसपास, so it is approximately 1 meter. तो एक सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ 1 मीटर होगी वो क्या बन जाएगा? सेकंड पेंडुलम। क्लियर हुआ ठीक से? Hope it is clear to all of you. Second pendulum 1 या 2 मार्क्स का एक टॉपिक है जो आपको क्लियर हो। अच्छा, अब क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है कि अगर सेकंड जो अर्थ के ऊपर सेकंड पेंडुलम है उसे मैं उठा के मून पे ले जाऊं तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है, यू विल फाइंड सर्टेन थिंग्स जो आपको एकदम से आ रही है, बट एकदम आंसर नहीं करो, होल्ड करो, क्योंकि उसमें आप आंसर मोस्टली गलत करते हो। जो चीज आपको पता थी वो सही थी लेकिन आंसर गलत किया। मैं लिखता हूं, करो साथ साथ। देखिए, if second pendulum on earth be taken to moon, यानी जो अर्थ के ऊपर सेकंड पेंडुलम था, it is taken to moon, comma, what's the time period now? What's the time period now? अब उसका टाइम पीरियड कितना होगा? करें शाबाश, बताएं मुझे। What is gonna be the time period? आप सब जानते हैं मून पे जाने पर जी की वैल्यू, सत्याता बिल्कुल सही बोल रहे थे, जी की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1/6। तो उसको यूज करो बस। हम तो पेंडुलम को एज इट इज ले गए,
तनिषा आई सजेस्ट कि आप लोग बात ना किया करें बिल्कुल भी, अगर लगता है कि नहीं रह सकते तो अलग अलग बैठा करो क्लास के अंदर, सॉल्व करने के बाद करो, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट बिफोर सॉल्विंग डू नॉट कंसल्ट एनीवन। सो t is equal to 2 pi under root of L by G, ये तो है अर्थ के ऊपर, और वहां जाके हो गया t डैश is equal to 2 pi under root of L by G by 6, यानी 6 का फैक्टर यहाँ पे आ गया, यानी कि क्या बन गया, अंडर रूट 6 टाइम्स t बन गया। नहीं, इतना तो सभी देख सकते हो। देखिए अर्थ के ऊपर आप फॉर्मूला यूज कर रहे थे 2 pi into L by G, and as you told the gravity there becomes 1/6, so at the place of G I can write G by 6, 6 comes in numerator, तो मुझे अंडर रूट 6 का फैक्टर एक्स्ट्रा मिल गया, t dash is equal to अंडर रूट 6 टाइम्स t आ गया, तो ये t कितना था 2 सेकंड, 2 रूट 6 सेकंड, रूट 6 कितना होता है, रूट 6 अप्रोक्सीमेटली बताओ, रूट 5 2.23 होता है, रूट 6 इज अप्रोक्सीमेटली, अच्छा ऐसे बताओ मुझे 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, राइट, 625 6 से ऊपर चला गया ना, यानी 2.5 से कम होना चाहिए, मुझे लगता है एक क्लास तो मुझे इसी की करनी पड़ेगी है ना, तो 2.46 के आसपास, 2.46 के आसपास ये, तो 2.4, वैसे 24 का स्क्वायर कितना होता है 496, पता है आपको, हाँ 24 का, या कुछ और होता है 576, 24 का स्क्वायर 576 और 25 का 625, इन बिटवीन चाहिए ना, तो 2.48 डाल दो, 4846, दैट्स ओके, इसका इतना ज्यादा बेटर नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इससे मुझे अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए कितने सेकंड्स, जो मैं आपको बोलता हूँ वैसे नहीं कह रहा, आपको अगर स्क्वायर रूट वगैरह आते होंगे तो आपको हमेशा हेल्प मिलेगी। तो आंसर क्या आ गया 4.96 अप्रोक्सीमेट, क्लियर हुआ सबको। चलिए ये तो एक क्वेश्चन मैंने डाला जिसमें जो पेंडुलम अर्थ के ऊपर सिंपल पेंडुलम बिहेव कर रहा, सॉरी सेकंड्स पेंडुलम बिहेव कर रहा था, आई टुक इट एज इट इज टू मून एंड देन आई मेजर्ड इट्स टाइम पीरियड दैट केम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 5 seconds, राइट। नाउ लेट अस डू वन थिंग, हम मून के ऊपर ही एक सेकंड्स पेंडुलम बनाना चाहते हैं, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, लिखिए क्वेश्चन, what should be length of a seconds pendulum on moon, what should be length of seconds pendulum on moon, seconds pendulum on moon, तो टाइम पीरियड फिक्स है 2 सेकेंड्स, तो आप क्या चेंज करेंगे, हाँ आप में से कोई बताना चाहे हैंडल्स करके बता सकते हैं कितने, हाँ 1/6, वेरी गुड, आप क्या बोल रहे थे, नहीं चलो कोई बात, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G, वहां पे जाके भी आप सेम टाइम रखना चाहते हो, टाइम तो 2 सेकंड ही रखना चाहते हो ना, अर्थ के ऊपर इक्वेशन क्या थी 2 is equal to 2 pi under root of L by G, L कितना था अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर, यही था ना। अब आप क्या करो, ये तो अर्थ के लिए होगी इक्वेशन, अब मून के लिए बनाते हैं, मून पे गए तो 2 तो एज इट इज है, 2 पाई भी एज इट इज है, लेंथ बाय G by 6, G by 6, अगर आप इसे सेम रखना चाहते हो तो जिस फैक्टर से G को डिवाइड किया उसी फैक्टर से L को भी डिवाइड कर दो, जिस फैक्टर से डिनोमिनेटर डिवाइड हुआ है उसी फैक्टर से अगर न्यूमरेटर को डिवाइड करो तो वैल्यू सेम रह जाएगी ना, ठीक है, आगे समझो। चलो अगर किसी को नहीं आया तो मेरे साथ साथ कर लो, t is equal to 2 pi root L by G, t2 है, 2 is equal to 2 pi under root of L by G by 6, 2 gets cancelled, squaring both sides, 1 is equal to pi square L by G by 6, 6 ऊपर चला गया, so L becomes equal to G by 6 pi square, अब तो ठीक है, it is approximately 1/6 मीटर, अब चलेगा, ठीक है डन। तो मेरे ख्याल से आप सभी इतने कैपेबल हो कि यहाँ से समझ पाते, क्योंकि हम टाइम पीरियड को सेम रखना चाहते हैं, ये सेम रखना है तो रेशियो L by G का सेम रहना चाहिए, ठीक है, L by G का रेशियो सेम रहना चाहिए, अगर G को 1/6 कर दिया तो लेंथ को भी 1/6,
ये कहानी थी। फिर मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया जिसको प्रॉब्लम आ रही है। 2 = 2.L by g by 6। सो यहाँ से 1 स्क्वायर किया तो पाई स्क्वायर 6L by g 1/6 मीटर अप्रॉक्स। डन। चलिए, तो अर्थ के ऊपर सिंपल सेकेंड पेंडुलम की जो लेंथ है मून पर जाके वो लगभग 1/6। एक काम करते हैं, अब पेंडुलम को लिफ्ट में रख देते हैं, सिंपल पेंडुलम को। अब सेकेंड पेंडुलम तो हो गया, डन है। पेंडुलम के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लिखिए। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, simple pendulum suspended in freely falling lift. Time period of simple pendulum in freely falling lift. हैंड रेज करना है आपने, आराम से सोच लीजिए और बताइए। बताएं, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो बता सकते हैं। अध्ययन, अवनी, खरगुन, जान्या, कुणाल, सृजन। बताएं, शाबाश। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हाँ जी, बताओ अंशिका। इनफाइनाइट। जी की इफेक्टिव वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। पता था आप सभी को। तो जी को 0 पुट करोगे तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। टाइम पीरियड इनफाइनाइट होने का क्या मतलब है? पेंडुलम फटाफट ऐसे ऑसिलेट किया जा रहा है या कर ही नहीं पा रहा है? कर ही नहीं पा रहा है। टाइम पीरियड 0 होने का मतलब है कि बहुत जल्दी आ रहा है, राइट? टाइम पीरियड बहुत ही कम है, यानी जल्दी जल्दी चल रहा है। और टाइम पीरियड इनफाइनाइट का मतलब है कि वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो जहां पर इफेक्टिव ग्रेविटी 0 होती है वहां पे सिंपल पेंडुलम काम नहीं करता। यानी अगर आप लिफ्ट में ऊपर नीचे जा रहे हैं जो एक्सेलरेटेड है तो सिंपल पेंडुलम सही टाइम शो नहीं करेगा। अगर आप सैटेलाइट में चले गए तो सैटेलाइट के अंदर भी इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी होती है? 0 बोलते हैं, मतलब ग्रेविटी प्रेजेंट है बट इफेक्टिव वैल्यू जी आपके लिए कितनी बन जाती है? 0। तो वहां भी पेंडुलम आपको, पेंडुलम वॉच काम नहीं करेगी। तो लिख सकते हैं G effective is equal to 0, so T becomes infinite. क्योंकि T का फॉर्मूला था 2 by L by G. G effective 0, so T is equal to infinite. तो आप चाहे लिख सकते हैं pendulum would not work. Pendulum would not work. और similar explanation आपका रहेगा for if a pendulum watch is taken in a satellite, would it work or not? No. Why? Because the effective gravity becomes G effective becomes 0. ठीक है, डन। चलो और केसेस करते हैं। आप सबने जब आर्किमिडीज प्रिंसिपल मैंने पढ़ाया था, थोड़ा सा आपको बताया था, तो उसमें एपरेंट वेट समझाया था आपको, है किसी को ध्यान? अगर आपको पानी में फेंक दिया जाए तो आपके ऊपर 2 फोर्सेस लगते हैं, है ना? सॉरी फॉर बीइंग अ लिटिल रूड। तो वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और बॉयंसी अपवर्ड एक्ट करेगी। वेट डाउनवर्ड, बॉयंसी अपवर्ड। तो वेट में से अगर बॉयंसी को सब्ट्रैक्ट करें तो आपका एपरेंट वेट निकलता है। आया ध्यान? उस एपरेंट वेट को m से डिवाइड करें तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g मिलती है, राइट? तो मैं वो फॉर्मूला डिराइव तो नहीं करूंगा, अभी आपको डायरेक्टली याद करवाता हूं। क्या था? g into 1 minus rho l by rho s, राइट? जो लोग चाहे वो जहां मैंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल करवाया था वहां जाके चेक कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली याद कर सकते हैं। g इफेक्टिव becomes equal to g into 1 minus rho l by rho s inside a liquid of density rho l. लिख लेते शाबाश। आप लिख सकते हैं inside a liquid of density rho l, inside a liquid of density rho l, G effective is equal to G into 1 minus rho l by rho s. सिंबल से क्लियर है? rho l stands for density of liquid, rho s stands for density of solid. रीजन क्या है? जो भी ऑब्जेक्ट होगा mg would act downwards but buoyancy would act upwards. That is why net weight would become lesser, effective value of g will become lesser. तो सोचिए, अगर हम एक पेंडुलम को हैंग कर दें और उसे ड्रिफ्ट कर दें, सबमर्ज कर दें लिक्विड के, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस क्यों बोल रहे हैं? ताकि हमें फ्रिक्शनल इफेक्ट्स कंसीडर ना करें।
नॉन डिस्कस में से हैंग कर दिया और डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो अब यहाँ पे टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, t is equal to 2 pi under root of L by ये वाला एक्सप्रेशन g into 1 minus root L by, मुश्किल तो नहीं याद करना, बट पहले ये याद होना चाहिए, that's the point. So no doubt it is more important from competition point of view, but CBSE में भी पानी के अंदर उसे सबमर्ज कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा आपको पता होना चाहिए. इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी डेफिनेटली रिड्यूस कर जाती है, रिड्यूस करेगी तो टी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी. टी इंक्रीज होने का क्या मतलब है, पेंडुलम स्लो चलेगा या फास्ट चलेगा, स्लो चलेगा. ठीक है, तो आप लिखें प्लीज, नॉन विस्कस लिक्विड में सबमर्ज कर दिया तो टाइम पीरियड इज 2 pi under root of L by G into 1 minus rho L by rho S. याद रखें लिक्विड की डेंसिटी अपॉन सॉलिड डेंसिटी. ठीक है, नेक्स्ट केस. अभी आपने लिफ्ट की फ्री फॉल को अंडरस्टैंड कर लिया. आई एक्सपेक्ट कि जो अभी पूछूंगा आप आंसर कर पाए. लिफ्ट के अंदर आपने एक पेंडुलम हैंग कर रखा है and this lift is accelerated upward with rate. First situation accelerated upwards, second situation accelerated downwards. So what is the time period of oscillation, first case में भी और second case में. लिख दे अपनी कॉपी में, लिखे शाबाश. Lift being accelerated upwards, lift being accelerated upwards, फर्स्ट केस. तो किसी को ध्यान है उसमें इफेक्टिव जी कितना हो जाता है, जी प्लस है, बिल्कुल सही. आपको मैंने क्या करवाया था, लिफ्ट के अंदर वेट के केसेस करवाए थे. इफ यू स्टैंड इनसाइड अ लिफ्ट व्हिच इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड्स तो m into g plus a आता है. एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड्स m into g minus a. दो तरीके थे, एक तो हम कौन सा यहाँ से पूरा टेक्निकली सीखते हैं, दूसरा अपने एक्सपीरियंस से कि अगर आप लिफ्ट में खड़े लिफ्ट ऊपर जा रहे हो तो हैवीनेस फील होती है. वहां से मैंने लर्न करवाया था. ऊपर एक्सेलरेशन में हैवीनेस दैट इज m into g plus a. डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में थोड़ा लाइट फील होता है m into g minus a. तो याद रखें. तो भाई t बन जाएगा 2 pi under root of L by g plus a in upward acceleration and will be 2 pi under root of L by g minus a in the downward acceleration. And when downward acceleration is exactly equal to g, तो g minus g 0 हो जाएगा. उसमें टाइम पीरियड इनफाइनाइट. आ रहा है समझ ठीक से. चलिए अब देखो यहाँ इस टॉपिक में कितने पिछले टॉपिक्स हमने डिस्कस किए. मतलब आप ये मानिए रोटेशन पे डिस्कस हो सकते हैं, सेंटर ऑफ मास पे डिस्कस करूंगा. अभी मैंने आपसे लॉज ऑफ मोशन का पार्ट डिस्कस किया है ना. सर्कुलर वाला भी आया था क्या, mv²/r है ना, वो भी डिस्कस कर दिया था ना. अब उसी के ऊपर कुछ फिर से करने को दिया. आपको ध्यान होगा आपने सर्कुलर डायनेमिक्स के अंदर कार चल रही है और वो ऐसे फ्लैट सरफेस के ऊपर टर्न लेती है, फ्रिक्शन उसको हेल्प करता है. tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg, mu इज इक्वल टू v²/rg. आया कुछ ध्यान थोड़ा बहुत. चलो तो वैसा ही कुछ करना है नेक्स्ट केस में. देखिए नेक्स्ट केस है, देखिए ए व्हीकल traveling with speed v along circular path of radius r. Vehicle traveling with speed v along a circular path of radius r pendulum being suspended inside it. Pendulum being suspended inside it oscillates radially. Oscillates radially. What is the time period? Radially. Radially मतलब radius के अलावा. What is the time period? तो फिर से देखो हमें तो इफेक्टिव वैल्यू से मतलब है, g एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स और इधर एक्ट कर रहा है v²/r. तो एक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, एक एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है. तो ओवरऑल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, दो वेक्टर्स हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनका रिजल्ट कैसे निकलता है,
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं आता? ये तो आता होगा यार, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो? मतलब तुम मुझे लो फील करवा रहे हो ये बात ना बता के कि अगर दो वेलोसिटीज म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर होती है। नहीं तो मैं ऐसा करता हूं, बहुत ही सिंपल सिंपल बनाता हूं तुम्हें, रिवीजन करेंगे, ठीक है? आई विल जस्ट कट शॉर्ट। लिखें a इफेक्टिव अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन r होल स्क्वायर। मैं आपको बता के कर रहा हूं कि मैं मुश्किल क्वेश्चंस नहीं करूंगा। a इफेक्टिव इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन r होल स्क्वायर। क्योंकि अगर दो एक्सेलरेशंस हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसका रिजल्टेंट निकलता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन r होल स्क्वायर। तो अब टाइम पीरियड क्या बन जाएगा? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन r होल स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना इसके साथ। टू पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन r होल स्क्वायर। क्लियर? ऐसे में ही छोड़ो, देखना। नेक्स्ट लिखिए मतलब मैं ऐसा ना ही करूँ ना जिसमें आपको ज्यादा सोचना पड़े, परेशानी हो जाए, तो ऐसा करवाता हूँ जो बताने से आपको समझ में आता है। तो ये केसेस थे सिंपल पेंडुलम के जिसमें हमने सेकंड पेंडुलम को भी अंडरस्टैंड किया। सेकंड पेंडुलम का ध्यान रखें, टाइम पीरियड कितना होता है 2 सेकंड और उसकी लेंथ कितनी होती है 1 मीटर। अगर आपको मून के ऊपर सेकंड पेंडुलम बनाना पड़े तो कितनी लेंथ बनानी पड़ेगी 1/6 मीटर। So this was all about simple pendulum for you. ध्यान रखिए sin theta is approximately theta, theta is equal to x by l. Done. Next एक डेरिवेशन और करते हैं, लिखिए to find time period of oscillation for a cylindrical body having area of cross section A and length capital L, having density rho s। तो सॉलिड के बारे में मैंने क्या क्या चीजें बताई आपको? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसकी लेंथ L है और इसकी डेंसिटी rho s है। Inside a liquid of density rho L, inside a liquid of density rho L, obviously rho L is greater than rho s, तभी तो ये इसके अंदर पूरी तरह से सबमर्ज नहीं होगा, फ्लोट करेगा। तो केस क्या कर रहे हैं? आपने एक वेसल के अंदर पानी भरा या लिक्विड भरा, उस लिक्विड के अंदर कोई आपने सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट सीधा से रख दिया, वो पहले इक्विलिब्रियम में आएगा, जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तब उसे जरा सा नीचे प्रेस करके छोड़ेंगे तो क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। हमें पहले प्रूव करना है कि ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक है और फिर उसका टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है। तो देखें सिलेंडर का एरिया A, लेंथ L, इसकी डेंसिटी rho s, लिक्विड की डेंसिटी rho L। लिखिए जरा, in the equilibrium का मतलब क्या होता है? वेट को किसने बैलेंस कर दिया? अपथ्रस्ट यानी buoyancy। in the equilibrium weight is equal to upthrust, अब वेट कैसे निकलेगा? वेट होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू जी, मास m इनटू जी। कितना कुछ पूछना है आपको? मास इनटू जी, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी इज द वेट, वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कौन से वॉल्यूम की वजह से होता है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस ये वाला है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा लेकिन लेंथ कंपैरेटिवली डिफरेंट आएगी, उसे मैं स्मॉल l लिख देता हूं। यानी कि हम ऐसा मान के चल रहे हैं सिलेंडर की टोटल लेंथ कैपिटल L है और स्मॉल l लेंथ इज सबमर्ज्ड इन द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन। तो इसे भी ओपन अप करेंगे, पहले यहां लिखते हैं। यहां देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू L बन गया वॉल्यूम सबमर्ज्ड,
वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ इज द वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। आई होप ये मैंने सबको बताया था कि भाई अपथ्रस्ट किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट कैसे निकलता है, मास इनटू जी से। मास कैसे निकलता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से। और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। तो अच्छे से समझे इस बात को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। और यहाँ जो वॉल्यूम है इसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू टोटल लेंथ। सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू टोटल लेंथ इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू जी इज इक्वल टू ए एल रो एल जी। जी से जी कैंसिल, ए से ए कैंसिल। एल इंटू रो एस इज इक्वल टू स्मॉल एल इंटू रो एल। यहां पे मैं एल फाइंड करना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है बाद में उसका सब्स्टिट्यूशन करना। स्मॉल एल इज इक्वल टू कितना आएगा, एल इंटू रो एस अपॉन रो एल। तो होता क्या है, जहां मीन पोजीशन होती है, मीन पोजीशन पे आपको एक बार इक्वेशन लिखनी पड़ती है। आपको पता चल जाता है कि वेट को किसने बैलेंस किया, अपथ्रस्ट। अब सिंपल सी बात है यार, अपथ्रस्ट होता है वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, जो इसके अंदर सबमर्ज्ड। अब इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम तो आप पूछिए प्लीज। सबको क्लियर है, चलिए फाइन। अब क्या होता है, इसके बाद आप इसे x और डिस्प्लेस करोगे, मतलब अभी इक्विलिब्रियम में है, आप उसे हल्का सा नीचे डिस्प्लेस करोगे, पंगा भी तो लोगे ना, थोड़ा x नीचे डिस्प्लेस करोगे तो फिर फोर्स फाइंड आउट करोगे। मैंने कल क्या समझाया था, जिस तरफ डिस्प्लेस करोगे फोर्स भी उसी डायरेक्शन में फाइंड आउट करोगे। लिखिए, let it be pushed in further, let it be pushed in further by a distance x, pushed in further by a distance x। तो फिर फोर्स लिखते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन इट F इज इक्वल टू, अब फोर्सेस तो दो ही हैं, कौन कौन सी, वेट एंड अपथ्रस्ट। तो फोर्स एक्टिंग इज mg माइनस अपथ्रस्ट, mg माइनस अपथ्रस्ट, दैट बिकम्स इक्वल टू mg माइनस, अब अपथ्रस्ट के लिए क्या हुआ देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम हो गया, अब टोटल लेंथ अंदर कितनी हो गई, L प्लस एक्स। गिवन क्लियर हो रहा है, आपने इसे फर्दर डिस्प्लेस किया अंदर की तरफ तो x लेंथ और चली गई, तो टोटल लेंथ अंदर कितनी होगी, L प्लस एक्स। सो एरिया इनटू L प्लस एक्स बिकम्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। आ रहा है सबको समझ में। अब देखो फिर से हम एक बात जानते हैं, mg माइनस ए एल रो एल जी, ये तो कैंसिल करेंगे दूसरे को। जब ये इक्विलिब्रियम में था तो क्या मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो। क्या इसके वेट को अपथ्रस्ट ने बैलेंस कर रखा था, उस समय लेंथ कितनी सबमर्ज थी, तभी तो आपने इक्वेशन लिखी थी। तो mg को किसने बैलेंस कर दिया था, ए एल रो एल जी। तो ये दोनों कैंसिल आउट, इधर से बचेगा क्या, माइनस ए एक्स रो एल जी। ऐसा ही कुछ कल स्प्रिंग के केस में भी आपको समझाया था कि जब x नॉट था तो के एक्स नॉट ने mg को बैलेंस किया था, फिर आपने फर्दर उसे x और नीचे मूव किया तो mg डाउनवर्ड्स था और के एक्स नॉट प्लस एक्स अपवर्ड्स। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ, अभी तो mg अपथ्रस्ट बैलेंस थे, लेकिन आपने जब x और नीचे डिस्प्लेस किया तो अपथ्रस्ट बढ़ गया, a into l plus x into rho l g। जब आप ओवरऑल फोर्स फाइंड करते हैं इट कम्स आउट टू बी दिस मच। तो देखिए F becomes equal to, अच्छा आपको एक हैबिट बनानी है कि x को आप एंड में ले लें, F is equal to minus a rho l g into x। अब इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड g सभी चीजें कांस्टेंट है, तो F is equal to minus kx का फॉर्म आ गया। तो आप लिख सकते हैं as F is directly proportional to x, F is directly proportional to x and directly opposite to it, directly proportional to x and directed opposite to it, comma SHM takes place, SHM takes place। मतलब मेरा मानना है कि क्लास का हर बच्चा ये बात तो समझ ही सकता है कि अगर ये पहले इतना सबमर्ज था
तो बैलेंस हो गया। अब जब इसे एक्स्ट्रा सबमर्ज करोगे तो क्या बढ़ेगी? बुयांसी बढ़ेगी, क्योंकि सबमर्ज बढ़ गया। बस इसी बात पे आपने सारा सॉल्व किया। तो कंपेयरिंग विद f इक्वल टू माइनस k, अब मैं डायरेक्टली यहां से कर रहा हूं। कंपेयरिंग विद f इक्वल टू माइनस kx, k कितना बन गया? a रो l g, a टू रो l g। तो भाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि बेसिक फॉर्मूला तो हमेशा 2 पाई अंडर रूट m बाय k ही करना है। 2 पाई अंडर रूट l बाय g स्पेसिफिकली ओनली फॉर सिंपल मैटर, ओनली फॉर सिंपल मैटर, बेसिक फॉर्मूला हमेशा ही। तो इसे सॉल्व करते हैं बस लास्ट 2 पाई अंडर रूट ऑफ, अब मुझे इसका टोटल मास चाहिए। मास को एरिया इनटू टोटल लेंथ, ध्यान से देखते जाओ, एरिया इनटू टोटल लेंथ, एरिया इनटू टोटल लेंथ क्या बन गया? वॉल्यूम। वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड से, क्योंकि आप सॉलिड का मास देखते हैं। अपने आप को कंसीडर करो, आपका वॉल्यूम इनटू आपकी डेंसिटी, आपका मास बन गया। सो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकला? एरिया इनटू लेंथ। सो एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू मास। नाउ डिवाइडेड बाय k की वैल्यू कितनी आई है? a इनटू रो l g। a से a कैंसिल आउट हो गया। तो आप देख सकते हैं टाइम पीरियड किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पीरियड, टोटल लेंथ, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड ग्रेविटी, सबके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब देखना ध्यान से, मैंने आपको यहाँ लिखवाया था स्मॉल l इज इक्वल टू l इनटू रो s बाय रो l। यहाँ देखना l इनटू रो s बाय रो l, तो क्या लिख सकते हैं? स्मॉल। इसे आप इक्वेशन 1 लिख के दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 या यूजिंग इक्वेशन 1, t is equal to 2 pi under root of l by g। हालांकि सिंपल पेंडुलम नहीं है, मैं लिंक करूंगा क्यों इस फॉर्म में लिखा है। t is equal to 2 pi under root l by g। याद रखना तो आसान हो गया ना। अब सिर्फ इतना ही तो याद रखना, ये l क्या है? l is the length submerged। submerged length कैसे निकलेगी? weight is equal to thrust। यानी इसके केस में ये इक्विलिब्रियम में कितना सबमर्ज होता है वो डिसाइड करता है कि टाइम पीरियड कितना है। और सोचो, जितनी ज्यादा डेंसिटी का सॉलिड होगा उतना ज्यादा सबमर्ज होगा, जितनी कम डेंसिटी का सॉलिड होगा उतना कम सबमर्ज होगा। यानी कि ये लेंथ दो चीजें मेनली मिलकर डिसाइड कर रही है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। होप ये सबको समझा है। तो बहुत जरूरी है कि सिर्फ मैथ्स में ना खो जाओ, फिजिक्स को बनाए रखो। क्या कहती है फिजिक्स? अगर सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा सबमर्ज करेगा, राइट? जितना ज्यादा सबमर्ज करेगा उतना टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा, टाइम लगेगा। और जितना वो कम सबमर्ज करेगा, यानी उसकी डेंसिटी जितनी कम होगी उतना वो फटाफट ऑसिलेट करेगा। दैट्स इट। तो ये लास्ट लिख लीजिए बराबर। टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। Time period depends upon density of solid as well as liquid। लिखिए लिखिए शाबाश। जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे या अभी जो ऑनलाइन कर रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए ध्यान से। कल सीबीएसई की क्लास नहीं है, कल और परसों। परसों आपका सीबीएसई का टेस्ट है सब्जेक्ट, जिसमें यहां तक पूरा एसएचएम आएगा, प्लस मैं क्लियर कर दूं आपको, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो किसी हाइट से प्रोजेक्ट करते हैं और राउंड से प्रोजेक्ट करते हैं, न्यूमेरिकल नहीं दूंगा, डेरिवेशन दूंगा, तो काम एकदम रिड्यूस्ड है। ये वाली डेरिवेशन और ये वाली डेरिवेशन, इनमें से एक पक्का आएगी, वो करनी है आपने। और एक डेरिवेशन जो 100% आएगी वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। तो मैं बता के दे रहा हूं क्वेश्चंस, सिर्फ 3 चीजें करके आनी है। प्रोजेक्टाइल मोशन की ये दोनों डेरिवेशंस और सर्कुलर मोशन के हिसाब से ac इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। ये तीनों क्वेश्चंस आपको, इन तीनों में से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% राइट। संडे को टेस्ट का टाइम 12 to 2 रहता है, मतलब आप 12 to 1 भी कर सकते हैं, 1 to 2 भी कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं। तो सुनो ध्यान से, संडे को जो हमें कंपटीशन क्लास करनी है उसका टाइम भी आप 1 to 3 रख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, जितने कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स हैं वो 12 to 1 अपना टेस्ट करेंगे और 1 to 3 क्लास कर लेंगे, राइट। ऐसा हो सकता है बिल्कुल कि आप में से कुछ एक को लग रहा हो कि यार इतना लंबा पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं वो 3 आवर्स में 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स करने होते हैं। एंड बिलीव मी, we'll try to keep that class a little light in the sense
कि ये नहीं होगा, तूने ये क्यों नहीं कर दिया, ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, वो सब नहीं होता। आप अपनी डीसी पांडे लेके आएंगे, मेरे सामने यहाँ बैठ के प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपको जहां कोई क्वेश्चन अटकेगा आई विल बी देयर टू हेल्प यू। सो ये जो 2 दिन की क्लास है, इसका बेसिक पर्पस जितना हमने कंपटीशन पढ़ लिया एक बार उसको पक्का करना है, समझ रहे हैं? तो डोंट वरी, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। 12 to 1 आप टेस्ट कर लो, पहले टेस्ट से फ्री हो जाओ, फिर 1 to 3 हम 3 या 2:30 जो ठीक लगेगा उठिए क्लास। संडे अभी आपको फ्लूट्स के लिए बोला हुआ है, तो अभी आप फ्लूट्स ही करके, ठीक है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और ये मेरी तरफ से रिवीजन स्टार्ट हो गई। रिवीजन में मैं उन क्वेश्चंस पे स्ट्रेस रखूंगा जो एग्जाम में आते हैं, तो आप अगर ये भी सही से करते रहेंगे तो आप की नैया पार हो जाएगी, ठीक है?